हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की खुशी में मर जाना। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैनल के माध्यम से जो टीजीटी और पीजीटी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम एक विचारक को पढ़ चुके हैं। पश्चिमी विचारक पढ़ रहे हैं हम आजकल। तो पश्चिमी विचारक में हम जो पश्चिमी विचारक का जिसे जनक कहा जाता है प्लेटो को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के जो महान शिष्य रहे हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु की क्या क्या रचनाएं हैं, अरस्तु के आदर्श राज्य के क्या क्या विचार हैं, अरस्तु के जो विकास का मॉडल है, ये सारी जो अरस्तु की जितनी भी गतिविधि रही हैं, राजनीतिक सिद्धांत के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं अरस्तु जी ने, तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है प्रत्येक राज्य में, तो घर पर धीरे धीरे पढ़ाई को जारी रखना है। जिंदगी में परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में जिंदगी नहीं है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। आजकल आप देख ही रहे हैं बाहर क्या माहौल चल रहा है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले हम अरस्तु के प्रारंभिक जो जीवन है उसे पढ़ेंगे कि अरस्तु के जो जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। क्योंकि नेट की परीक्षा अभी स्थगित हो चुकी है, नेट के लिए भी यही सिलेबस है डिक्टो, और जो पीजीटी टीजीटी है उसमें भी सेम डिक्टो सिलेबस यही रहने वाला है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं अरस्तु जी को। गर्मी बहुत है, अगर हम पंखा चला लेंगे तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, इस कारण से पंखा नहीं चला रहे हैं, इसलिए गर्मी में थोड़ा सा तपना होगा। कोई नहीं, तप लेंगे। तो अरस्तु का जो प्रारंभिक जीवन है हम वहां से अपना जो टॉपिक है आज का वो क्लियर करते हैं। अरस्तु का जो जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व 322 में इनकी डेथ हुई ईसा पूर्व में। अब अरस्तु का जन्म हुआ, उसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ पे हुआ इनका जन्म। इनका जो जन्म हुआ स्टाग्रिज नामक एक जगह है जो कि यूनान के अधीन थी, यानी कह सकते हैं हम यूनान का उपनिवेश था, यूनानी उपनिवेश के अधीन थी। यूनानी उपनिवेश के अधीन। अब ये उपनिवेश क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उपनिवेशवाद या उपनिवेश, ये उपनिवेश होता क्या है, क्या होता है उपनिवेश, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ मैं भी आपका ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो उपनिवेश है वह क्या होता है। तो जो उपनिवेश का सरल अर्थ ये होता है, जैसे कि जो हमारा भारत है उसमें करीब ब्रिटिश जो शासक थे उसने करीब 150 से 200 साल क्या है अपना राज्य स्थापित क्या कर सकते हैं, अपना हम पर अपने आप को स्थापित कर लिया था हमारे भारत पर। तो हमारा जो भारत था वह किसके उपनिवेश था, इंग्लैंड के या ब्रिटिश शासक के उपनिवेश था। तो इसे ही कहते हैं उपनिवेश, जब किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले। सरल अर्थों में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि भारत पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था, तो अपनी सरल भाषा में हम ये जान सकते हैं कि जब किसी देश दूसरे देश पर क्या कर ले, कब्जा कर ले, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। तो जहाँ पर जो अरस्तु का जो जन्म हुआ था स्टाग्रिज में, तो स्टाग्रिज उस समय किसके अधीन था, यूनानी उपनिवेश के। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो अरस्तु हैं, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, पॉलिटिकल का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन कुछ छात्रों को क्लियर नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है अरस्तु जी को, और साथ ही साथ कई और ऐसे विषय भी हैं जिनका जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो आते हैं वह एक वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अरस्तु ने कई प्रकार की खोज की है
और जो इनके गुरुजी इनके जो प्लेटो थे, प्लेटो विचारक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो घूम घूम कर भ्रमण कर 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 उन्होंने अपना ज्ञान को बांटा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सुकरात की अकेडमी में किसने दाखिला लिया था, प्लेटो ने। उसके बाद जो प्लेटो ने अपनी अकादमी खोली थी उसमें लिया था उनके जो महान शिष्य रहे हैं सुकरात ने उसमें क्या लिया, दाखिला लिया। और जो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है, किसने कहा है, सुकरात जी ने कहा है। ये थोड़ा आपको याद रखने हैं। जो अरस्तु जी रहे हैं उन्होंने आगमनात्मक प्रणाली को अपनाया है, और जो इनके गुरु थे उन्होंने निम्नात्मक प्रणाली को अपनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी। अरस्तु की अध्ययन पद्धति के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये याद रखना है आपको, अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह क्या थी, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। सौदेयात्मक पद्धति थी जो उनकी अध्ययन की पद्धति थी। अब जो सौदेयात्मक है इसका अर्थ क्या होता है, सौदेयात्मक जो पद्धति है उसका सरल अर्थ ये होता है किसी भी चीज को कल्पना में पूर्ण मान लेना, किसी भी कार्य को क्या मान लेना, संपूर्ण मान लेना। सौदेयात्मक जो पद्धति है इसका अर्थ होता है काम को पूर्ण मान लेना। तो ये क्वेश्चन आता है, सौदेयात्मक जो पद्धति थी वो किसकी पद्धति थी और इसका जो अर्थ था वह क्या था। तो ये उनकी जो अध्यात्मक पद्धति थी, अध्ययन करने की जो पद्धति कह सकते हैं, किसी भी कार्य को संपूर्ण मान लेना, इसका जो है सरल अर्थ है। और इसके बाद में अरस्तु के अकॉर्डिंग व्यक्ति से पहले क्या है, राज्य है। ये आप बना सकते हैं। अरस्तु जी ने कहा है कि जो राज्य का निर्माण होगा तो वो किस प्रकार होगा, व्यक्ति से पहले राज्य आएगा। व्यक्ति से पहले राज्य, व्यक्ति से पहले राज्य आता है। यह मनुष्य को पूर्णगामी मानते हैं। कैसा मानते हैं, मनुष्य को पूर्णगामी मानते हैं। ये भी स्मरण रखना है सभी छात्रों को। व्यक्ति से पहले क्या आता है, राज्य आता है। नेट में अक्सर पूछा जाता है ये विचार। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि व्यक्ति से पहले राज्य तो आता ही है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। और जो उनका एक कथन है, मनुष्य को, सॉरी 2 बार लिख गया ये, मनुष्य को पूर्णगामी मानते हैं अरस्तु जी। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा विकास का मॉडल क्या रहा है अरस्तु जी का, विकास का जो मॉडल है वो क्या रहा है। विकास मॉडल, अरस्तु जी के विकास का जो मॉडल है वह क्या रहा है। तो पहले आएगा इसमें
परिवार, परिवार के बाद इसमें आएगा गांव, गांव के बाद आएगा लास्ट में राज्य। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी में परिवार, परिवार के बाद में आता है स्कूल, स्कूल के बाद में समाज। लेकिन जो अरस्तु जी ने बात करी है राज्य के ऊपर, तो इसमें पहले परिवार आएगा। अगर विकास का मॉडल, विकास मतलब किस प्रकार जो गांव है, समाज है, किस प्रकार विकास कर सकता है। अगर जो हमारा परिवार है वह शिक्षित हो जाएगा, परिवार शिक्षित हो गया तो उसका विकास हो जाएगा। विकास, अगर परिवार का विकास हो गया तो वो अपने गांव का विकास निश्चित ही कर पाएगा। अगर गांव का विकास हो गया तो समझ लिए संपूर्ण राज्य का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ के लोग शिक्षित हैं हमारे परिवार के, तो वो अपने बाहर अपने गली मोहल्ले को शिक्षित करेंगे, गांव को शिक्षित करेंगे, उसके बाद वो शिक्षित करेंगे किसको, राज्य को। राज्य के विकास का क्रम है ये, तो ये याद रखना सभी को। इसके बाद है एक और थर्ड है अरस्तु जी का, राज्य समुदाय का, समुदाय है व्यक्ति का नैतिक विकास राज्य में संभव है। जो व्यक्ति है उसका जो नैतिक विकास है वह क्या है, संभव है। नैतिक विकास एक सब्जेक्ट भी रहा है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। सेकंड थर्ड है, सारे थर्ड को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं तो ये आपको पीडीएफ मोड में मिल जाएंगे। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता वह व्यक्ति या तो पशु है या तो वह देवता है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता, या तो वह व्यक्ति पशु है या फिर वह देवता है, दिव्य शक्ति है कोई। साधारण सी बात है, अगर कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता या तो वो पशु के समान है या फिर वो देवता है जो कि राज्य में निवास नहीं कर सकता। ये विचार हैं अरस्तु जी के। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे राज्य एक नैतिक विकास का संगठन है, ये अरस्तु जी का थॉट है। इसके बाद हम आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरस्तु। आदर्श राज्य, वीडियो काफी लंबी रहने वाली है तो अंत तक रुकें सभी छात्र और वीडियो को पूरा देखें। आदर्श राज्य की विशेषता, आदर्श राज्य की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, एक आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए। आदर्श राज्य की जो विकास का मॉडल कह सकते हैं हम, या आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आदर्श राज्य में क्या होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, पॉलिटी होनी चाहिए, जब भी हम राजनीति के आधार पर एक अच्छा नेता का चुनाव कर सकते हैं। राज्य में राजनीति राज्य में क्या होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। राज्य की जनसंख्या न तो कम ना ही ज्यादा हो।
जो राज्य है, राज्य की जो जनसंख्या ना ही वह कम होनी चाहिए और ना ही वह ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा, ऐसा अरस्तु जी ने कहा है। राज्य को, जो राज्य के लोग हैं उनका जो चरित्र है, जो राज्य हैं, राज्य के जो लोग हैं उनका जो चरित्र है सहगामी होना चाहिए तथा बुद्धिमान होना चाहिए। जो भी उसमें निवास करते हैं राज्य में, वह बुद्धिमान और सहगामी होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्ति होने चाहिए आदर्श राज्य में। राज्य का जो आकार है, राज्य के आकार की भी बात की है अरस्तु जी ने। तो जो राज्य का आकार है, न तो वह छोटा और ना ही बड़ा होना चाहिए। यही तो होगा एक आदर्श राज्य। आदर्श राज्य में जो अपना नेता चुनेंगे हम राजनीति के आधार पर चुनेंगे, लोकतंत्र व्यवस्था के आधार पर चुनेंगे। राज्य की जो जनसंख्या ना तो वह कम होनी चाहिए ना वह ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम अपना बेहतर विकास कर पाएंगे एक राज्य का। साथ ही राज्य का जो आकार है वह ना तो क्षेत्रफल में छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श राज्य के जो विचार हैं अरस्तु के अकॉर्डिंग। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरस्तु की जो राजनीति की परिभाषा क्या बताई है। अरस्तु जी ने जो राजनीति की परिभाषा बताई है वह क्या बताई। मनुष्य जीवन के दो पक्ष, आर्थिक व व्यक्तिगत पक्षों में महत्वपूर्ण पक्ष होता है राजनीतिक व सामाजिक पक्ष। मनुष्य के जीवन के दो पक्ष होते हैं, आर्थिक यानी धन से संबंधित है, दूसरा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, उसका खुद का। तो उनसे ज़्यादा कहीं उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह सामाजिक और राजनीतिक पक्ष है, ऐसा अरस्तु जी ने कहा है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। आपने कहीं जगह लिखा देखा होगा ये स्लोगन, ये कथन कि जो मनुष्य है एक क्या है, राजनीतिक प्राणी है। ये परिभाषा बताई है अरस्तु जी ने राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। मनुष्य की भौतिक अवस्था पशुओं से मिलती है। मनुष्य की जो भौतिक अवस्था है वो किससे मिलती है, पशुओं से मिलती है। व्यक्ति की मूल विशेष नैतिक सदागुण जीवन यापन होना चाहिए। मनुष्य की जो भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है, भूख प्यास मलमूत्र का त्याग करना, ये सारी क्या हैं, भौतिक अवस्थाएं। व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुण जीवन यापन होना चाहिए। व्यक्ति का जो मूल विशेषता जो मिली है व्यक्ति को वह होनी चाहिए नैतिक सद्गुण जीवन यापन होना चाहिए। नैतिक सद्गुण यानी इसमें भावना होनी चाहिए एक दूसरे का सम्मान करने की, माता पिता का सम्मान करने की, अपने से बड़े का सम्मान करने की। अरस्तु के परिवार पर विचार क्या रहे हैं, अरस्तु है जो उनके परिवार पर विचार क्या रहे हैं। परिवार पर घड़ी शांत हो जा, टाइम बम लग जाएगा क्लास में जो बार बार बजे जा रही है, शांत हो। तो जो अरस्तु हैं उनके परिवार पर क्या विचार होने चाहिए। अरस्तु के परिवार पर विचार ये रहे हैं कि जो परिवार है उसका जो मुखिया होना चाहिए वह कौन होना चाहिए, पति होना चाहिए। परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए, पति होना चाहिए। मुखिया पति होना चाहिए। राज्य की परिवार का जो मुखिया क्या होना चाहिए, पति होना चाहिए। राज्य एक परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास शामिल होंगे। एक परिवार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, बच्चे, पति, पत्नी, बूढ़े भी तो होने चाहिए, वो कहाँ जाएंगे, बूढ़े, और साथ ही दास। दास प्रथा खत्म हो चुकी है वैसे अब, लेकिन ये हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक परिवार में परिवार का जो मुखिया होता है वह होता है पति,
एक परिवार में बच्चे, पति, पत्नी और बूढ़े दास होने चाहिए। इसके बाद परिवार का मुखिया पति होता है, वह क्या होता है, विवेकशील होता है। विवेकशील यानी बुद्धिमान होता है। और जो पत्नी होती है वो अल्प विवेकशील होती है। अल्प विवेकशील यानी कि कुछ प्रतिशत। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। उनमें जो विकासशीलता है वह विकसित नहीं हो पाती है। पति में पूर्ण रूप से हो जाती है और बच्चों में नहीं हो रही होती है, आने वाले टाइम में होगी, पत्नी में आधी हो जाती है। और दास के ऊपर तो अरस्तु जी ने पूरा श्लोकन लिखा हुआ है कि दास प्रथा की क्या क्या विचार होने चाहिए, दास प्रथा किन किन लोगों के लिए अच्छी है, किन लोगों के बुरी है। ठीक है। इसके बाद है डैनिंग, एक विचारक रहे हैं, उनके अनुसार जो दास है, दास को जब तक दास रहना चाहिए जब तक उसमें विवेकशीलता नहीं आ जाती है। कहते हैं ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी अल्प शिक्षित व्यक्ति को अपना दास बना लेता है या उसे अपना नौकर बना लेता है। तो जब तक दास में क्या बुद्धि कह सकते हैं, सरल अर्थों में बुद्धि तो सभी में बराबर होती है, बस इस्तेमाल करने का अपना अपना तरीका है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बुद्धि और विवेकशील। ठीक है। तो दास में जब तक विवेकशीलता नहीं आ जाती है वह दास रहेगा, अन्यथा जब उसे लगे कि मेरे में विवेकशीलता आ गई है तो वह दास से हट जाएगा, दास को छोड़ देगा। अपनी जो उनके पहले क्या था, दास पूरा परिवार ही दास रहता था, दास का बेटा भी दास होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। और जो हमारा भारत है, अभी करंट में हम बात करें तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अभी मनरेगा की बात करें, कई प्रकार की स्कीम चलाई हुई हैं जिसमें पति और पत्नी को समान रखा हुआ है। और आपका जो कार्ड बन रहा है, बीपीएल का कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, तो वह पत्नी के नाम से बन रहा है। तो जो मुखिया का काम कर रही है वह कौन कर रही है, वाइफ कर रही है। जब पिता जो है बच्चों का निर्देशन करेगा तो वह निर्देशक कहलाएगा। ठीक है। जब पिता बच्चों का निर्देशन करेगा तो वह अधीनक वादी कहलाएगा। मालिक दास का निर्देशन करेगा तो वह मालिक की भूमिका निरंकुश होगी। उसमें कैसी होगी भूमिका, निरंकुश होगी। ठीक है। इसके बाद जो मुखिया है, मुखिया परिवार का जो प्लेटो थे, इनके जो गुरु थे अरस्तु जी के, इनके जो विचार हैं एक दूसरे के कभी कभी अपोजिट भी रहे हैं। प्लेटो जी ने कहा कि एक परिवार का मुखिया और एक राज्य का राजा समान है। ठीक है। लेकिन अरस्तु जी ने कहा कि एक परिवार का मुखिया और राज्य का राजा एक समान नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। पति का पत्नी पर अधिकार स्थायी होता है, जाहिर सी बात है, कोई भी पति अपनी पत्नी पर अधिकार उसका जो है स्थायी होता है विवाह होने के बाद में। लेकिन एक जो राज्य है, उसका जो राजा है, उसकी जो जनता है, उस पर जो अधिकार है वह स्थायी नहीं होता, वह अस्थायी होता है। क्योंकि आज वह राजा है, कल वह राजा नहीं रह सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, किन्हीं कारणों से वो पद से हट सकता है, तो कोई और राजा बन सकता है। तो इस प्रकार क्या है, जो राजा है अपनी प्रजा पर जो उसकी भूमिका रहती है वो कैसी रहती है, अस्थायी रहती है। तो ये थे परिवार पर विचार अरस्तु जी के। अब है अरस्तु जी के दास प्रथा पर विचार, जो काफी लंबी हो रही है। अरस्तु जी के दास प्रथा पर विचार। दास प्रथा पर अरस्तु जी के क्या विचार हैं। दास प्रथा क्या है, प्रकृति की देन है। ऐसा कौन कहते हैं, अरस्तु जी कहते हैं जो दास प्रथा है वह प्रकृति की देन है।
प्रकृति की देन है कि जो बलवान है वही मालिक है, जिसमें विवेकशील नहीं आया है वो कौन है? दास रहेगा। इसके बाद है दास प्रथा का समर्थन अरस्तु जी ने किया है। दास प्रथा का जो समर्थन है वह अरस्तु जी ने किया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का समर्थन भी अरस्तु जी ने कहा है कि अगर दास नहीं होंगे तो सेवा कौन करेगा। अमरीश पुरी की फिल्म देखी हो आपने तो उसमें दास प्रथा बहुत दिखाई हुई है। ठाकुर साहब अपने दासों से, नौकरों से सेवा करा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है दास प्रथा मालिकों के लिए उपयोगी है। किन के लिए उपयोगी है? मालिकों के लिए उपयोगी है। दास में मालिक के साथ रहते हुए नैतिकता आ जाती है, ठीक है। जो दास प्रथा है वह मालिकों के लिए उपयोगी है तथा दास में मालिकों के साथ रहते हुए क्या आ जाती है? नैतिकता आ जाती है। बात बिल्कुल सही है। अगर कोई दास अपने मालिक के साथ रहता है तो उसमें रहते रहते क्या आ जाती है? नैतिकता का गुण आ जाता है, उसमें नैतिकता आ जाती है। दास में नैतिकता आ जाती है, या उसमें क्या हो जाती है? नैतिकता का विकास हो जाता है किसमें? दास में। इसके बाद हम दास प्रथा पर बात कर रहे हैं अभी तो हम। वह व्यक्ति दास है जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वह व्यक्ति दास है जिसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होगी तो वह दास ही बना रहेगा। दास परिवार की संपत्ति होते हैं, ऐसा अरस्तु जी ने कहा है। बिल्कुल होते हैं। दास परिवार की क्या होते हैं? संपत्ति होते हैं। बिल्कुल। जब दास में नैतिकता आ जाए, जब दास में क्या आ जाए? नैतिकता का विकास हो जाए या नैतिकता आ जाए, तब उन्हें रिहा कर देना चाहिए। जब दास में नैतिकता आ जाए तो उसे क्या कर देना चाहिए? रिहा कर देना चाहिए, उसे आज़ाद कर देना चाहिए कि आप में नैतिकता आ गई है और अब आप आज़ाद हो। ऐसे विचार रहे हैं महान विचारक अरस्तु जी के दास प्रथा के ऊपर। जो आधुनिक दास प्रथा है 18वीं और 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में देखी जाती थी। यह देश प्रचलित थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी। दासों को बंदी बनाकर रखा जाता था, ठीक है। दासों को बंदी बनाकर रखा जाता था। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? युद्ध में पकड़े गए बंदियों को दास ना बनाया जाए। दास का बेटा दास होगा, यह सही नहीं है। जो युद्ध में, अगर युद्ध हो रहा है किसी दो देशों के बीच में, तो उसमें जो बंदी पकड़े जाते हैं उन्हें दास नहीं बनाया जाए और दास का बेटा दास नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। दास को उत्पादनों के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। दास को उत्पादन के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। उत्पादन के कार्य यानी किसी चीज का निर्माण करना। वह केवल घर का काम करेगा। दास क्या करेगा? केवल घर का काम करेगा। दास के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक वह परिवार की संपत्ति है, उसके साथ कैसा व्यवहार करने देना चाहिए? मित्रतापूर्ण वाला व्यवहार करना चाहिए दास के साथ। दास मालिक के शरीर का एक हिस्सा है। जो दास है वह मालिक के एक शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल एकदम सही बात है। अगर वो संपत्ति है तो वह एक हिस्सा हुआ ना शरीर का। तो चलिए, अब लास्ट में अंत में जो रह गई है वह रह गई है अरस्तु जी की जो रचना है। कौन सी रचना है, कोई बताए कमेंट में। अरस्तु जी की एक रचना है जो कि काफी महान है। अब है अरस्तु जी की नागरिकता पर विचार, यानी सिटीजनशिप। नागरिकता पर क्या विचार रहे हैं अरस्तु जी के? शासन कार्य में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिक है। शासन काल में
भाग लेने वाला क्या है, नागरिक है, उसे सिटीजनशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू। इसके बाद है बूढ़े, महिला, बच्चे विदेशी शिल्प नागरिक नहीं होंगे। ये थोड़ी बात सही नहीं लगी मुझे। बच्चे, पत्नी, बूढ़े, शिल्पकार, इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नागरिकता मिलेगी किसे? नागरिकता ओनली मुखिया को मिलेगी अकॉर्डिंग टू अरस्तु के। ये बात याद रखनी है। जन्म के आधार व जाति के आधार पर, जन्म के आधार या जन्म के आधार या निवास के आधार पर नागरिकता कतई नहीं मिलेगी अरस्तु जी के अकॉर्डिंग। आजाद भारत में जन्म के अनुसार नागरिकता मिल जाती है, लेकिन अरस्तु जो को प्राचीन काल रहा है उसमें अरस्तु जी के विचार थे कि बूढ़े, बच्चे, पत्नी और जो शिल्पकार हैं उन्हें क्या है, नागरिकता नहीं मिलेगी। साथ ही जन्म के आधार या निवास के स्थान पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब है जो नागरिक है उसमें क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता के गुण के आधार पर नागरिकता मिलेगी भैया अरस्तु जी के अनुसार। नैतिकता का गुण जिसमें आ जाएगा उसे अरस्तु जी नागरिकता प्रदान कर देंगे, लेकिन जन्म के स्थान पर नागरिकता कतई प्रदान नहीं होने वाली है भैया। तो इसके बाद है जो प्लेटो की जो अकेडमी थी उसके जो गेट पे लिखा था है कि जिसको गणित का और तर्क शास्त्र का ज्ञान ना हो वो प्लेटो की अकेडमी में दाखिला ना ले, लेकिन अरस्तु जी को इन सब की नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने प्लेटो की अकादमी में दाखिला लिया। अब जो एक अरस्तु जी की एक रचना रही है जो कि काफ़ी फेमस है, उसे कमेंट करके अभ्यर्थी बताएंगे कि कौन सी रचना रही है, या फिर उस रचना के ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। वीडियो काफ़ी लंबी रह सकती है या बढ़ सकती है, अभ्यर्थी बोर हो सकते हैं इतनी लंबी वीडियो को देखने के लिए। तो अगली वीडियो में उस रचना के ऊपर बताऊंगा कि रचना में क्या क्या सिद्धांत है, रचना किसके ऊपर प्रकाश डालती है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हॉब्स को या मनु को पढ़ सकते हैं। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का क्या रखें, ख्याल रखें। ठीक है, छोटे मोटे जो बीमारी चल रही है वो साइकोलॉजिकल बीमारी चल रही है। मीडिया के माध्यम से कहें या कैसे भी कहें, अपने आप को बीमार कतई ना माने। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।